अब जो बीपीएससी 70 के लिए जो भी प्रयास है, री एग्ज़ाम के लिए जो प्रयास है, अब ये 2 पार्ट में बँट जाना चाहिए। छात्र कम से कम इससे फ्री हो जाएं, क्योंकि छात्र अगर आंदोलन में लगे रहेंगे तो फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी का जो अपील डाला हुआ था छात्रों ने, उसके बारे में निर्णय आया है और क्या छात्र इस निर्णय से संतुष्ट हैं। हमारे साथ आस्था आईएएस के सर हैं, कुमार सर, और उनसे पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे कि छात्रों के लिए एक कदम पटना हाई कोर्ट का जो रहा, किस प्रकार का निर्णय रहा और छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बीपीएससी के छात्र जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार कैसे रणनीति बनानी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके स्टूडेंट्स प्रेप जो आपका यूट्यूब चैनल है, आप ये बच्चों के मुद्दे को उठाते हैं और उसको लेकर के आज बीपीएससी को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर आप मेरा ओपिनियन लेने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दो सेंटेंस में पहले बैकग्राउंड बता दूं। उसमें यह है कि बीपीएससी 70 का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। एक भारी संख्या में बच्चों का ऐसा मानना था कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे धांधली हुए हैं और इसलिए वो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। और बीपीएससी और सरकार का इसके अपोजिट स्टैंड था, वो री एग्ज़ाम नहीं चाहते थे। एक बापूस परीक्षा केंद्र पटना में है, उस पर जो भी घटनाएं घटी थी बच्चे सब जानते हैं, तो उसका री एग्ज़ाम हो गया था। अब बीपीएससी का मानना ये था कि अब इसमें री एग्ज़ाम के लिए कोई आधार नहीं है, तो इसको लेकर के पटना में, गर्दनी बाग में या पूरे पटना में भारी संख्या में इसका सड़कों पे आंदोलन हुआ, ये धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। जो वहाँ पे छात्रों ने प्रदर्शन किया, राजनीतिक दलों ने भी इसमें भागीदारी किया, बस सत्ता पक्ष को छोड़ करके बाकी सब ने इसमें सक्रियता से भागीदारी किया और बच्चों के हित में उन्होंने कहा कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। बाद में सड़कों से फिर न्यायालय में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर पटना हाई कोर्ट में रिटर्न गया और वहाँ पे काफ़ी दो दिन तक काफ़ी रिगरस आर्गूमेंट हुआ उसमें, दोनों पक्ष के द्वारा, छात्रों की मांग को लेकर के या फिर बीपीएससी के द्वारा। उसमें पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इसको जजमेंट को रिजर्व रख लिया था। आज उस जजमेंट का बड़ा ही बेसब्री से भारी संख्या में करीब 3,24,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे बीपीएससी 70 का। इस सब का जो पीटी पास किए थे वो भी इंतज़ार कर रहे थे और साथ में जो पीटी नहीं पास किए थे वो भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज उसका 2 बजे के बाद जजमेंट आया और जजमेंट में उन्होंने जो भी याचिका दायर की गई थी, सबको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और बीपीएससी और सरकार का जो स्टैंड था कि इसमें री एग्ज़ाम का कोई आधार नहीं है, तो उस चीज़ को उन्होंने जजमेंट में अपना शामिल कर लिया और इस तरह से बीपीएससी 70 के लिए जो री एग्ज़ाम की मांग थी उस उम्मीद पर। अब यहाँ पे जैसे आपका कहना ये है कि अब छात्रों को क्या करना चाहिए, हाँ, ये आपका जजमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे जो जजमेंट आया? अब जजमेंट के बाद जब पटना हाई कोर्ट ने ही भारी आर्गूमेंट के बाद, रिगरस आर्गूमेंट के बाद जो अपना जजमेंट दिया है, तो माननीय न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है अब उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लीगल प्रोसीजर में ये आता है कि छात्र सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से जो भी आता है, लेकिन अदरवाइज जो न्यायालय का निर्णय है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा और छात्रों को भी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि भाई आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप ऑफिसर बनेंगे, ये जो, और आपका न्यायपालिका के प्रति सम्मान अगर नहीं रहेगा या फिर आप राजनीतिक दल के किसी नेता की तरह अगर टीका टिप्पणी करेंगे न्यायाधीश के ऊपर, तो फिर आप अधिकारी कैसे बन पाएंगे। आपका न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। आपने अपने मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया, सड़कों पर उठाया, न्यायालय में उठाया, सरकार से मांग के रूप में उठाया। अब जो हुआ सो, आप, मेरा मानना ये है कि आप उसको स्वीकार करिए, या फिर जो भी छात्र नेता हैं या जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या जो वकील हैं जो इस मुद्दे को में काफ़ी सक्रिय हैं, वो लोग आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो डिसाइड करें और सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन इस दौरान अब कम से कम पटना हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद अब जो बीपीएससी 70 का री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, उन लोगों को इस तरफ से अपना विंडो को बंद, सोच के विंडो को बंद कर लेना चाहिए। और मेरा जो मैंने मीडिया में देखा है या मेरे जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि इसके बाद बीपीएससी 71 का भी एग्ज़ाम है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर रहे हैं छात्र, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपने बोला 71 के लिए पूरी रणनीति होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, फिर भी 70 के एग्ज़ाम के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसमें भी काफ़ी, जो इस बीपीएससी 70 की बात अगर करें तो इसमें करीब 2000 प्लस वैकेंसीज है। 71 में भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी आ रहा है, 1500 प्लस वैकेंसी की बातें की जा रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
तो जो भी चैनल न्यूज़ चैनल हैं या स्रोत जो बता रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम का भी बीपीएससी का जो काम करने का तरीका है उसमें वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसलिए आप 70 के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो 71 भी खराब हो जाएगा। 70 तो अनिश्चित है ही, 71 भी की तैयारी नहीं कर पाएंगे अगर उस 70 का तनाव लेकर के बहुत दिन तक अगर चलते रहेंगे तो आप 70 का तनाव से मुक्त होना चाहिए और 71 के ऊपर सक्रियता से काम करने चाहिए, जिससे कि 71 के साथ कोई जोखिम ना हो पाए। कोई कुछ गड़बड़ी हो तब भी आप पीटी पास करने वाले ग्रुप में, जैसे 70 के साथ भी देखेंगे तो एक अच्छी बात यह है कि 3 लाख लोग अगर विपक्ष में हैं, पास नहीं किए हैं, तो 21,000 से ज़्यादा लोग पास भी किए हैं। तो भाई मैं आंदोलन में जो कुछ भी हो 71 के संदर्भ में कम से कम मैं इतनी अच्छी तैयारी अपनी कर लूँ जिससे कि 71 में कुछ गड़बड़ी भी होता है, अगर मान लीजिए ऐसा कभी ऐसा होगा नहीं, अब नहीं होगा, कम से कम 70 में जितना विवाद हुआ है उसके बाद बीपीएससी के द्वारा बहुत ही सावधानी से मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन कम से कम एक कैंडिडेट के रूप में मैं छात्रों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप राइट साइड में रहें। राइट साइड का मतलब होता है कि पीटी का रिजल्ट जो निकले उस ग्रुप में आप रहें, पास किए हुए ग्रुप में रहें। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप खूब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और 71 का एग्ज़ाम में जो भी टाइम है इसका बेस्ट ऑफ यूज़ करिए और कोशिश करिए कि आप पीटी पास करें, फिर मेंस पास करें, फिर इंटरव्यू के थ्रू जा करके आप ऑफिसर बने, बिहार में अधिकारी बनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो। अच्छा, अब जो बीपीएससी 70 के लिए जो भी प्रयास है, री एग्ज़ाम के लिए जो प्रयास है, अब ये 2 पार्ट में बंट जाना चाहिए। छात्र कम से कम इससे फ्री हो जाएं, क्योंकि छात्र अगर आंदोलन में लगे रहेंगे तो फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे और बीपीएससी अगर 71 का एग्ज़ाम अगर ले लिया तो फिर तो यहाँ पढ़ाई नहीं होने के कारण फिर 71 उनके लिए कोई वहाँ भी यहाँ भी अनिश्चित है। बीपीएससी 70 तो अनिश्चित रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएं चाहे अदरवाइज तो अनिश्चित रहेगा ही रहेगा। पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस तनाव में पढ़ नहीं पाएंगे या इसमें सक्रिय रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो भाई 71 भी प्रभावित होगा। तो मैंने पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि अब ये काम जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का है वो जो छात्र नेता हैं वो करें या कोचिंग संचालक जो भी हैं वो करें, जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार हैं, या कई सारे जो जुडिशरी के लोग हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, लॉ फार्म वगैरह हैं, वो सब जो प्रयास कर रहे हैं वो लोग करें। और मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा जो इसके नेतृत्व करने वाले लोग हैं कि वो छात्रों को एक बड़े भाई की तरह छात्रों को बोल दें कि भाई आपकी भूमिका इसमें नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करिए, बीपीएससी पीटी की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए, आपकी जो मांग है उसको सर्वोच्च न्यायालय में हम लड़ेंगे। सर, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किन किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, एक तो दोनों में डिफरेंस समझिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मैं बोलता हूँ एक रिस्क वर्दी एग्ज़ाम है। मैंने हर ग्रेजुएट को जो कि इस सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, सरकारी सेवा में जाना चाहता है, कम से कम ऑफिसर लेवल का एक एग्ज़ाम, मैंने आप जानते हैं यूपीएससी और पीसीएस होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, तो इसमें एक राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम जो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए वो है बीपीएससी। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें प्रोपोर्शनल बेनिफिट है। प्रोपोर्शनल बेनिफिट का मतलब होता है कि जैसा आप घी शक्कर डालेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। आप पढ़ेंगे तो आप पास करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पास करेंगे। कंडीशन अप्लाई ज़रूर है कि कभी कभी इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं एग्ज़ाम के दौरान, उन बातों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर लेंगे तो पढ़ेंगे तो ज़रूर पास करेंगे। बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है। यूपीएससी के बारे में आप जानते हैं कि यूपीएससी का दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, बहुत प्रयास करेंगे तब हो सकता है कि सफलता मिल जाए। तो सुझाव मेरा यही है कि बिहार से जुड़ा हुआ कम से कम कोई जो बच्चा है तो पहले बीपीएससी के माध्यम से बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके पहले एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ कुछ बन जाए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे अधिकारी बन करके तब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा, तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी होगा, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी होगा, गांव समाज में रिस्पेक्ट भी होगा। तो इस बेस पर अगर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उनके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सुझाव मेरा यही है कि पहले एक बार बीपीएससी का, हमारे ज़माने में क्या होता था, सन 2000 के पहले क्या होता था कि लोग पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम देते थे और नहीं होता था तब पीसीएस में आते थे या बीपीएससी में आते थे। अब ज़माना बदल गया है, बदली हुई परिस्थितियों में अब बच्चों को पहले पीसीएस दे लेना चाहिए, एक सिलेक्शन ले लेना चाहिए, बैकअप एक रहना चाहिए और उसके बाद यूपीएससी में जाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी में आप जानते हैं कि 800-900 सीट है और पूरे देश के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है। बीपीएससी का जितना सिलेबस है उससे मैं कहूँ कि 5-6 गुना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का, इससे भी ज़्यादा। सर, आपसे मैंने पढ़ा भी है इकोनॉमी और आपने बजट पढ़ाया था,
तो बहुत अच्छा लगा था। इकोनॉमी जब पढ़ी थी बजट के बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देना चाहें तो आप। नहीं ठीक, मैं तो आस्था आईएएस यहाँ पे मुखर्जी नगर की बात करूँ तो मुखर्जी नगर में हम लोगों का आस्था आईएएस का बेस है। और मैं 1999 से यहाँ सिविल सर्विसेज कोचिंग के लाइन में हूँ और अपनी संस्था खोल के ही मैं कोचिंग के लाइन में आया था। और बड़ी सारी संस्थाएं जो रिपूटेड संस्थाएं हैं सब मेरे बाद की हैं। तो उस तरह के मुखर्जी नगर में जाएंगे तो कुछ सीनियर मोस्ट जो टीचर जो अभी भी बच्चों से जुड़े हुए हैं, अभी भी अध्यापन का काम कर रहे हैं, उसमें से मैं हूँ। और मैंने पटना, दिल्ली के साथ साथ पटना में या अन्य देश के जोधपुर से लेकर के जयपुर, मैंने आरएएस को भी मैंने पढ़ाया। यूपी में यूपी पीसीएस का मैंने बहुत पढ़ाया। इलाहाबाद में मैंने बहुत दिन तक पढ़ाया। फिर उसके बाद पटना में पढ़ाया, रांची में पढ़ाया। तो बड़े सारे शहरों में ह्यूज एक्सपीरियंस है। लेकिन 48-52 के से 48 2010 में 48-52 का एग्ज़ाम आया था और उसमें फर्स्ट रैंकर प्रशांत सिंह थे। हमारे यहाँ से उस ज़माने में 45-46 लोग सेलेक्ट हुए थे बीपीएससी में। फर्स्ट एग्ज़ाम था वो। उसके बाद 53, 55, 56, 59 और उसके बाद तो गिनती ही है 60, 62, 63, 64, 65, 66। और उसमें हमने आस्था आईएएस ने निश्चित रूप से मेरे निर्देशन में आस्था आईएएस ने बिहार में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हमने काफ़ी भारी संख्या में लोगों की सफलता में हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमने योगदान किया है, इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंकर सारे फर्स्ट है। तो मैं श्रेय नहीं लेता हूँ, श्रेय तो भाई प्रयास तो, चूँकि हम मान लीजिए 100 बच्चों को अगर पढ़ाते हैं या 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से अगर 100 बच्चा पास करता है तो 900 क्यों नहीं पास किया। तो पास करने का श्रेय तो बच्चों को जाता है भाई, जो प्रयास करते हैं उनको जाता है, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद, उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक टीचर के रूप में हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज के डेट में तो बिहार में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ आस्था आईएएस का किसी न किसी रूप में योगदान ना हो, जो वहाँ पे ऑफिसर काम कर रहे हैं। इस बार सर बजट आया तो छात्रों के लिए शिक्षा को लेकर किस प्रकार इस बार के बजट से उम्मीद है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना कारगर सिद्ध होगा? नहीं तो अभी तो के सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या बिहार की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भाई अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो लागू हो रहा है। और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखे होंगे तमिलनाडु से लेकर के इस तरह का डिस्प्यूट आ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस इसके अलावा जाएंगे तो जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन तक सरकार काफ़ी सक्रिय है एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन पे। क्वांटिटेटिव केवल साक्षरता बढ़ाना केंद्र सरकार का उद्देश्य नहीं है, उसमें क्वालिटेटिवली इम्प्रूवमेंट हो, जिससे कि बच्चा कम से कम एक जो वर्ल्ड के चैलेंजेज हैं उस वर्ल्ड चैलेंजेज में। और आप भी जानते हैं कि भारत का जो डिप्लोमेसी है, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट शिक्षा आधारित भारतीयों की भूमिका है। जैसे सुंदर पिचाई की बात करें, सुंदर पिचाई या पुराना, अब तो और ज़्यादा बच्चे यहाँ पे टेक्निकल बेस्ड। और मैं कई बार पाकिस्तान का कुछ यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है अपने ऊपर कि भारत में पढ़ाई के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और यहाँ से जो इंस्टीट्यूशन है IIT और ये सब जो जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे अपना इम्प्रिंट क्रिएट कर रहे हैं ये। फिर रह गई बात बिहार की, तो बिहार में निश्चित रूप से बीच के दिनों में शिक्षा थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन अब तो बड़े पैमाने पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में टीचर्स का अपॉइंटमेंट, परमानेंट टीचर का अपॉइंटमेंट, टीचर की बेहतर सैलरी, जिससे कि टीचर कम से कम दूसरा जॉब के बारे में ना सोचे, उनको इतना सैलरी दे दें कि वो शिक्षक के रूप में ही अपनी जीविका को आगे बढ़ाते रहें, अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। तो ये सब है। बिहार सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए जो काम कर रही है वो तो अद्भुत है। उतना अच्छा तो हमें लग रहा है किसी अन्य राज्य की सरकार महिलाओं के शिक्षा के लिए काम नहीं कर रही है जितनी सक्रिय भूमिका बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? बीपीएससी की तैयारी जरूर करें। कोई अगर अधिकारी बनना चाहता है तो उसको बीपीएससी के माध्यम से अधिकारी बन करके तब फिर यूपीएससी या अन्य सेवाओं के बारे में सोचना चाहिए। शुरुआत बीपीएससी से करना चाहिए। धन्यवाद सर।